तो इसके बाद जो हमने पोर्शन पीछे से किया था, वहाँ के बाद जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हमारा बचा हुआ है, ये हमें करना है। ठीक है, तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बेसिकली अगर देखा जाए तो बड़ी सीवियर सी डिसेबिलिटी है, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इससे, हमें याद नहीं होता है। तो ऑब्वियसली एक सिंपल लेवल पे देखा जाए तो कह सकते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी है, बट सीवियर अगर होता है तो लर्निंग डिसेबिलिटी में इसको काउंट किया जाता है। ठीक है, उसी के बारे में इन्होंने यहाँ पे इसको इलेबोरेट किया है। और जो है 11th में सिर्फ इतना ही पढ़ने को मिलता है डिसेबिलिटीज़ के बारे में, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे डिसऑर्डर्स वगैरह, वो सब हमें 12th में पढ़ने को फिर मिलता है। ठीक है, तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है क्या एक्चुअली में? तो कहते हैं यू मस्ट हैव हर्ड, ऑब्जर्व्ड और रेड दैट थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन गेट एनरोल्ड फॉर एजुकेशन इन स्कूल्स and some of them however find the demands of educational process too difficult to meet and they drop out। तो वो पढ़ नहीं पाते हैं, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं, तो दिक्कत होती है, फिर उनको समझ नहीं आ रहा था स्कूल का सिस्टम किस तरीके से क्या करना है, तो स्लाइटली थोड़ा सा ये इशू बच्चों को चल रहा होता है। द रीजन्स फॉर दिस आर न्यूमरस सच एज सेंसरी इम्पेयरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन, सोशल इमोशनल डिस्टर्बेंस, पुअर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली, कल्चरल बिलीफ्स एंड नॉर्म्स और अदर एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। तो बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे होते हैं। अब जैसे क्या होता है, प्राइवेट स्कूल में भी बच्चे होते हैं ऐसे कि जहाँ पे वो मना कर रहे होते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है, याद नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट स्कूल में तो ड्रॉप आउट रेशियो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ के कंडीशंस वगैरह ख़राब होती है। तो आप देखोगे हर लेवल पे आपको कोई ना कोई ऐसे डिसेबिलिटीज़ वाले लोग मिल ही जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज कंडीशंस देर इज़ अनदर सोर्स ऑफ ऑब्स्टिकल इन द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एजुकेशन दैट इज कॉल्ड लर्निंग डिसेबिलिटीज। इट मेक्स स्कूल लर्निंग दैट इज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स टू डिफिकल्ट टू ग्रैपल विद। सच चिल्ड्रन ऑल्सो फेल टू मूव फॉरवर्ड इन देयर लर्निंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो बच्चा जो है इसमें थोड़ा सा घबरा रहा होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी हो रही होती है, आगे नहीं बढ़ पाता है कुछ क्योंकि याद ही नहीं हो रहा है, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है अपने ऊपर, और थोड़ा सा शाइनेस भी फील होती है जब कुछ नहीं होता है, बोलते नहीं हैं लोग, तो ये सब देखने को मिल रहा होता है। लर्निंग डिसेबिलिटी बड़ा जनरल टर्म है, बट इसका डेफिनेशन इन्होंने यहाँ पे बताया विच इज़ 1 or 2 मार्कर विच सेज इट रेफर्स टू हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स मैनिफेस्टेड इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी इन एक्विजिशन ऑफ लर्निंग। तो हेट्रोजीनियस डिसऑर्डर है, बहुत सारे मिक्स्ड यहाँ पे चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पे आप लर्न नहीं कर पा रहे हो, आप लिख नहीं पा रहे हो, आप रीड नहीं कर पा रहे हो, स्पीकिंग है, रीजनिंग है, मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ है, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। आई होप आप लोगों ने वो देखी होगी मूवी तारे ज़मीं पर, और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ हैं रही हैं। ठीक है, तो तारे ज़मीं पर थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा हाइप किया गया था कि कैसे उस बच्चे को प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और वो कैसे आगे नहीं बढ़ पाता। तो सोर्स ऑफ सच डिसऑर्डर्स आर इनहेरेंट इन द चाइल्ड। तो ये सब हमारे अंदर होता है। तो मैं मेरे को भी प्रॉब्लम थी, मुझे भी याद नहीं होता था। मुझे बोलोगे ये याद करना है, मैं फट से लर्न कर लूँगा, फटाफट याद हो जाएगा मुझे, बिकॉज क्या है, मेरी कैपेसिटी जो है लर्निंग या हम उसको बोले काफ़ी चीज़ें वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, बचपन में शायद ये नहीं थी। तो ये हमारे अंदर होता है। इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट दीज डिफिकल्टीज ओरिजिनेट फ्रॉम प्रॉब्लम्स विद द फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ज़्यादातर जो है हमें प्रॉब्लम कब दिखती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा है उसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम हमें नज़र आती है। एंड इट में अगर इन कंजंक्शन विद फिजिकल हैंडीकैप, कई बच्चे जो है हैंडीकैप्ड होते हैं, सेंसरी इम्पेयरमेंट उनका होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, इसके साथ भी चल रहा होता है, बट उसके बावजूद भी आपको ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही होती है। ठीक है, इस तरीके से बोला। And it must be noted that learning disabilities may be observed as a distinct handicap condition in children of average to superior intelligence, adequate sensory motor systems and adequate learning opportunities. If it is not remedied, अगर इसको ठीक नहीं किया जाता है, it may continue throughout the lifetime, affect self-esteem, vocation, social relation and daily living activities. तो आपका ये डे टू डे लाइफ खराब हो जाती है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो ये छोटा सा लर्निंग डिसेबिलिटीज इन्होंने यहाँ पे बताया है। टॉपिक भी ऑल्दो छोटा सा ही है। तो इट सेज दैट सिम्टम्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में इन्होंने अब बात करी कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो हम लोग सिंपल सी तो ये तो बोल देते हैं। सिफत बोलेगी यार मुझे याद नहीं हो रहा सर, रिद्धि बोलेगी सर याद नहीं हो रहा, मैं बोलूँगा अच्छा याद नहीं हो रहा, ठीक है याद नहीं हो रहा। अब याद नहीं हो रहा तो मैं क्या सोचता हूँ, मेरा जो परसेप्शन है चीज़ों को लेकर, याद नहीं हो रहा। अब सुबह ऐसे क्या हुआ, कल हमने लाइनअप करी थी एक स्टूडेंट, मतलब कल क्लास एक लाइनअप थी बट वो कल नहीं ले पाया तो आज मैंने लिया। तो उसने बड़ी इंटेलिजेंट लड़की है 12th की वो, ठीक है, तो उसने फ़ोन करके बोला कि जो चैप्टर सर आपने मेरे को करा दिया वो मुझे याद नहीं हो रहा है।
ठीक है, अब याद नहीं हो रहा है तो कह रहे मुझे रिवीजन करा दो, शायद मेरे दिमाग में बैठ जाएगा तो मुझे याद हो जाएगा। तो अब उसको याद नहीं हो रहा है, ऐसी सारी चीज़ें याद हो जाती है बट वही स्पेसिफिक चैप्टर याद नहीं हो रहा। और वर्ड टू वर्ड मतलब एनसीईआरटी ऐसे वर्ड टू वर्ड छापती है लिटरली, मतलब इस तरीके से लिख के देती है। ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंसेस, हर एक इंसान ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता, सब में अपने डिफरेंसेस होते हैं, सबकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो मेरा वही था कि ना कहीं अंडरस्टैंडिंग में कमी आ रही है, अगर मैं ये सोचता कहीं अंडरस्टैंडिंग में कमी आ रही है तभी शायद लर्न नहीं हो रहा। बट ना लर्निंग डिसेबिलिटी अगर या लर्निंग जो प्रॉब्लम है ये कॉग्निटिव प्रॉब्लम है, आप रिटेन नहीं कर पा रहे हो ठीक है, जैसे आगे अभी चैप्टर पढ़ेंगे, हमारी मेमोरी में रिटेन नहीं हो पाता या हम उसको रिट्रीव नहीं कर पाते, जब अगर याद भी कर लेते हैं तो भूल जाते हैं, ऐसा भी कुछ हो रहा होता है, प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो ये तो बड़ा जनरल टर्म है, बट सिम्टम्स हमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के साइकोलॉजिकली यहाँ पे जो है देखने को मिल जाते हैं। कैसे कहते हैं, देयर आर मेनी सिम्टम्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज, they become manifest in different combination in children who suffer from disorder irrespective of their intelligence, motivation and hard work for learning। तो बच्चा शायद बहुत इंटेलिजेंट होएगा, इंटेलिजेंट इट्स नॉट ओनली द टर्म्स ऑफ अकेडमिक्स, ये किताबी बुक वोम नहीं बनना है हमें, किताबी खीरा, ठीक है। तो अपना अपना सबका माइंडसेट साइकोलॉजी अपनी इंसान की होती है। तो कहते हैं सबसे पहली बात, डिफिकल्टीज इन राइटिंग लेटर्स, वर्ड्स एंड फ्रेजेस, रीडिंग आउट टेक्स्ट एंड स्पीकिंग अपीयर क्वाइट फ्रीक्वेंटली। तो आप पढ़ नहीं सकते हो शब्द, लाइनें नहीं पढ़ पाओगे, टेक्स्ट नहीं पढ़ पाओगे, बोल नहीं पाओगे ढंग से। क्वाइट ऑफन इन लोगों को लिसनिंग प्रॉब्लम्स होती हैं एंड कभी कभी लिसनिंग प्रॉब्लम्स बावजूद कि ऑडिटरी डिफेक्ट नहीं होगा। सच चिल्ड्रन आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन डेवलपिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज होता है, इनके लिए आपको अलग लर्निंग स्ट्रैटेजीज डिवाइस करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप भी देखिए, आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको लर्निंग डिसेबिलिटी है, देखिए झांकिए अंतरात्मा में, झांकिए अंदर कि मेरे को लर्निंग डिसेबिलिटी है कि नहीं है, मतलब इट्स वेरी फाइन, आई एम जस्ट किडिंग बट स्टिल, ठीक है। सेकेंड, लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे जो होते हैं इनको अटेंशन डिसऑर्डर होता है यूजली, मैंने बहुत नोट किया है बिकॉज काफ़ी टाइम से मैं साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अलावा भी करता रहता हूँ। तो लोगों को अटेंशन डेफिसिट प्रॉब्लम होती है, दे गेट ईजिली डिस्ट्रैक्टेड, एक पॉइंट पे फोकस होकर कुछ नहीं कर पाते। मोर ऑफन दैन नॉट अटेंशन डेफिशिएंसी लीड्स टू हाइपर एक्टिविटी, तो ये थोड़ा सा हाइपर एक्टिव भी हो जाते हैं, दे आर ऑलवेज मूविंग, इधर उधर चलते फिरते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, ट्राइंग टू मैनिपुलेट थिंग्स डिफरेंटली या इंसेसेंटली, ये चीज़ें ये लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। ये इन्होंने लर्निंग डिसेबल्ड का दूसरा फीचर बताया, सिम्टम्स एक्चुअली। थर्ड इन्होंने बोला इनका स्पेस ओरिएंटेशन बड़ा ख़राब होता है, बड़ा कॉमन सिम्टम है इनका ये, सेंस ऑफ टाइम इनको नहीं होता, 1 घंटा 2 घंटा कितने बज रहे हैं क्या है कुछ नहीं समझ आता। एंड सच चिल्ड्रन डू नॉट गेट ईजिली ओरिएंटेड टू न्यू सराउंडिंग्स एंड गेट लॉस्ट, ठीक है, मतलब एडजस्ट नहीं कर पाते नई सराउंडिंग्स को, इनको सेंस ऑफ टाइम नहीं होता, रूटीन वर्क इनसे फॉलो नहीं होता है, दे ऑल्सो शो कन्फ्यूजन इन डायरेक्शन एंड मिसजज राइट लेफ्ट अप डाउन, ठीक है, ऐसा भी देखने को मिलता है। आपको लगता है आपका राइट, आपका लेफ्ट, आपका अप और डाउन खराब है तो लर्निंग डिसेबिलिटी की निशानी है, वैसे होएगा नहीं बट जस्ट किडिंग, ठीक है, ये उन्होंने बोला। देन लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन है पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन, मोटर कोऑर्डिनेशन ये आपके घर की मोटर नहीं है जिसको आपने बटन दबाया और पानी भर गया टैंकी में, मोटर कोऑर्डिनेशन आपके चलने फिरने से रिलेटेड होता है, आपके हैंड मूवमेंट्स, आपके नेक मूवमेंट्स, आपकी बॉडी मूवमेंट्स, आप जो चल रहे होते हो, ये सब मोटर कोऑर्डिनेशन होता है। एंड पुअर मैनुअल डिक्सटेरिटी, चलने फिरने का पैटर्न थोड़ा सा इनका बेकार होता है। दिस इज एविडेंट इन द लैक ऑफ बैलेंस, बैलेंस नहीं कर पाते, पेंसिल शार्पन नहीं कर पाएंगे, डोर नॉब्स हैंडल नहीं कर पाएंगे, कुंडी नहीं लगा पाते, साइकिल नहीं चला पाते, शर्ट का बटन बंद नहीं कर पाते, जूतों के लेसेस नहीं बंद पाते, बेल्ट नहीं लगा पाते, टाई बंद नहीं कर पाते, काफ़ी सारे इशू ऐसे बच्चों को हो रहे होते हैं, ठीक है, ये होता है। एंड इनको ओरल डायरेक्शंस ये लोग फॉलो नहीं कर पाते चीज़ों को करने के लिए, तो ओरली अगर इनको कुछ बोला गया है तो ये नहीं कर जो है एक्सेप्ट कर पाएंगे। फिर इनको रिलेशनशिप्स क्लियर नहीं होते, क्लासमेट्स कौन है, कौन से फ्रेंडली है, कौन से डिफरेंट है, बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, डिफरेंट, ये डिफ़िकल्टी हो जाती है। इवन फैमिलियल रिलेशनशिप्स भी ये लोग नहीं समझ पाते हैं, ये भी एक इशू वहाँ पे देखने को मिलता है। Then they say learning disabled children usually show perceptual disorders। 5th चैप्टर में हमने परसेप्शन के बारे में पढ़ा था, तो आपका नज़रिया चीज़ों को देखने का, परसेप्शन इनका थोड़ा सा ख़राब होता है, डिसऑर्डर होता है। These may include visual, auditory,
tactual, kinesthetic misperception. They fail to differentiate a call bell from the ring of telephone. तो उन्हें लगा घर की घंटी बज रही है, बज रहा टेलीफोन होगा, टेलीफोन बज रहा है, घर की घंटी बज रही है, घर की घंटी बज रही है तो बोलेंगे साइकिल की घंटी बज रही है. And it is not that they do not have sensory acuity, they simply fail to use it in performance. Sensory acuity होती है, ज़रूरी नहीं है ऐसा नहीं, बट वो परफॉर्म उसको लेकर नहीं कर पाते. फिर fairly large number of learning disabled children have dyslexia. इन बच्चों को डिसलेक्सिया होता है. दे क्वाइट ऑफन फेल टू कॉपी लेटर्स एंड वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, दे फेल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बी एंड डी, पी एंड क्यू, पी एंड नाइन, वॉज एंड सॉ, अनक्लियर एंड न्यूक्लियर, एंड दे फेल टू ऑर्गेनाइज वर्बल मटीरियल्स. ठीक है, तो ये इसको ऑर्गेनाइज भी नहीं कर पाते. इनफैक्ट आप तारे ज़मीं पर दोबारा देखोगे साइकोलॉजी पढ़ के ना, साइकोलॉजी पढ़ के तारे ज़मीं पर जब मैंने दोबारा देखी थी, वो भी शायद 2 साल पहले, तो मैंने लिटरली मतलब उस टाइम तो रोया था, बट मैंने सीधे सोचा कि एक्चुअली में बच्चों को प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा होती है, कितना ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं. एंड यू जस्ट नीड अ वन फैसिलिटेटर. एक ऐसा बंदा, एक ऐसा टीचर, एक ऐसा गाइड चाहिए होता है जो आपको सही डायरेक्शन पे लेकर जाए. ठीक है, एंड दैट इज़ ऑब्वियसली योर 100% एफर्ट. ठीक है, तो उस बच्चे को अच्छा लगा, टीचर ने मेहनत करी तो आगे बढ़ेगा. ठीक है, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर सोसाइटी, एक्चुअली यही होता है. ठीक है, ये चीज़ बताएं. सो इट मस्ट बी नोटेड दैट लर्निंग डिसेबिलिटीज आर नॉट इनक्योरेबल. ये ठीक हो जाती है. रेमेडियल टीचिंग मेथड्स गो लॉन्ग वे इन हेल्पिंग देम टू लर्न एंड बिकम लाइक अदर स्टूडेंट्स. एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैव डेवलप्ड अप्रोप्रिएट टेक्निक्स फॉर करेक्टिंग मोस्ट ऑफ द सिम्टम रिलेटेड टू लर्निंग डिसेबिलिटी. तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें करी गई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं. लर्निंग डिसेबिलिटीज फिर बच्चों की ठीक हो जाती हैं बड़ी ईजिली अगर इसके ऊपर काम किया जाए तो. ठीक है जी, तो फिलहाल तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया. ठीक है, तो इसमें आपके सिलेबस के हिसाब से कोरोना वाले बच्चों के लिए, मतलब कोरोना काल में जी रहे बच्चों के लिए ये हमें करना था, इसके अलावा कुछ नहीं करना था. ठीक है, बाकी अगर कुछ ऐसा लगता है कि शायद स्कूल में कराया हो तो मुझे बता देना. वैसे तो कटा हुआ है. हाँ रिद्धि सर, जो आपने पिछली बार सिलेबस बताया था तब आपने कहा था फैक्टर्स फैसिलिटेटिंग लर्निंग भी आ रहा है, तो वो नहीं आ रहा. फैक्टर्स फैसिलिटेटिंग लर्निंग, एक मिनट रुको यार, इसका ना पता नहीं चल रहा है. यहाँ लिखा तो नहीं हुआ है, वही मैं देख रहा था. एक मिनट होल्ड करो, एक बार दोबारा नज़र मार लेता हूँ, देख लेता हूँ. ओके सर. हाँ जी, यहाँ ना लिखा नहीं हुआ है, वही चक्कर हो रहा है. कॉन्सेप्ट लर्निंग कार्ड दिया है इन्होंने, चलो ठीक है. और ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कार्ड दिया, कॉन्सेप्ट लर्निंग, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कार्ड दिया, लर्निंग स्टाइल. ठीक है, फैक्टर्स फैसिलिटेटिंग लर्निंग का रिद्धि इसमें लिखा तो नहीं हुआ है. अब ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ना इसको करने को कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग नहीं करते हैं तो. ठीक है, देखते हैं स्कूल में, एक बार आप देख लेना, देख लेंगे, कोई बात नहीं स्कूल में. अच्छा, एक चीज़ इसकी रह गई है, स्किल लर्निंग रह गया है. एक स्किल लर्निंग पे भी आ जाओ. ठीक है, वो नहीं कटा हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो हम ये भी कर लेते हैं. एक मिनट जी. हाँ जी, स्किल लर्निंग है आपका पेज नंबर 121 पे. स्किल लर्निंग ये भी आ रहा है. ठीक है, तो ये भी कर लेते हैं. ओके, तो ये पीछे वाला लर्निंग डिसेबिलिटी क्लियर है रिद्धि एंड सिफत, आप दोनों को कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है. ओके, तो स्किल लर्निंग ये भी लर्निंग का कॉन्सेप्ट है. स्किल बेसिकली क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो भी आप एक नई चीज़ सीखते हो जिससे आपका डेवलपमेंट होता है. स्किल किसी भी तरीके का हो सकता है. बेसिक अगर हम बात करें साइकिल चलाने से लेकर हवाई जहाज़ चलाने तक, ये सारे स्किल्स ही होते हैं हमारे, और ये डे टू डे लाइफ में हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं. आप कंप्यूटर चलाते हो, लैपटॉप चलाते हो, कोई मशीन चलाते हो, कोई गाड़ी चलाते हो, ये सब स्किल्स हैं एक्चुअली. ठीक है, तो स्किल लर्निंग क्या कहता है, नेचर ऑफ स्किल्स. ये यूजली आपका जैसे स्किल की डेफिनेशन 1-2 मार्कर आती है. फेजेस ऑफ स्किल जो एक्विजिशन है नेक्स्ट टॉपिक, वो 4 मार्कर का आ जाता है आपका यहाँ पे. तो बड़ा इजी सा टॉपिक है, बिकॉज प्रैक्टिकल लाइफ में आपने ये किया ही होगा, प्रैक्टिकली किया है, ये सब लोगों ने किया है, मैंने भी किया था, तो मैं बताता हूँ. कहते हैं स्किल इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू परफॉर्म सम कॉम्प्लेक्स टास्क स्मूथली एफिशिएंटली. आपको जो नहीं आता है आप सीखते हो, वो आपका स्किल बन जाता है.
car driving, aeroplane, airplane piloting, ship navigating, shorthand writing, reading, writing examples of skill. Such skills are learned by practice and exercise. A skill consists of a chain of perceptual motor responses or as a sequence of stimulus response association. तो मतलब साइकोलॉजिकली इसको थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ है आपका मोटर रिस्पॉन्स होता है यहाँ पे, ठीक है, और या फिर इसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स भी बोला जाता है. स्टिमुलस कोई भी हो सकता है, आप उसको देख के रिस्पॉन्ड करते हो. अभी मैं बताता हूँ क्या. इसमें इन्होंने फेजेस ऑफ स्किल एक्विजिशन के बारे में बताया, ठीक है, तो वहाँ पे ये भी क्लियर हो जाएगा. कहते हैं स्किल लर्निंग Skill learning passes through several qualitatively different phases. With each successive attempt at learning the skill, one's performance becomes smoother and less effort demanding. In other words, it becomes more spontaneous or automatic. It has also been shown that in each phase the performance improves, and in transition from one phase to next, when the level of performance stands still, it is called performance plateau. Once the next phase begins, performance starts improving and its level starts going up. ठीक है, अब देखो इसमें पहले मैं अपनी कहानी बताता हूँ. मुझे याद है मैंने एक स्किल सीखने में मुझे 8 दिन लग गए थे. मुझे साइकिल सीखनी थी. मैं क्लास 7th में था, आई थिंक, हाँ 7th में था. तो मुझे वो साइकिल सीखने में 8 दिन लगे थे, क्योंकि मेरे बचपन में लेकर 7th क्लास तक आते आते मुझे कभी साइकिल नहीं मिली थी. ठीक है, हमारे टाइम पे थोड़े से स्ट्रगल डिफरेंट होते थे, आज के टाइम पे नहीं होते ये. तो साइकिल तब मिली, मुझे 8 दिन लगे साइकिल में सीखे. तो शुरू में क्या होता है, आपको बहुत दिक्कत आती है, तो अब ऐसे ऐसे धीरे बढ़ रहे होते हैं. फिर आप सीख जाते हो तो थोड़ा सा कर्व ऐसे हो जाता है कि आप सीख रहे हो. फिर आप परफेक्टली सीख जाते हो तो परफॉर्मेंस प्लेट्यू इन्होंने ऐसे बोला, ये स्ट्रेट इस तरीके से कर्व बन जाता है. और इसमें आप इसी में चढ़, बिकॉज साइकिल चला ले इसके अलावा कुछ नहीं है. अब वो आप इसके अलावा कुछ करते हो. अब जैसे लोग जो है स्ट्रीट बाइकिंग करते हैं, जैसे जंप कर रहे हैं, ये चल रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक टायर पर चला रहे हैं, वो सब चीज़ें, तो वो फिर परफॉर्मेंस और इम्प्रूव होती जाती है. ये सब आपने भी किया होगा, ठीक है, जब भी सीखते हो. एक दिन में कोई नहीं सीखा होगा, टाइम शायद लगा ही होगा आप लोगों को. तो कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अकाउंट ऑफ द फेजेस ऑफ स्किल एक्विजिशन इज प्रेजेंट बाय फिट्स ने इसको एक्सप्लेन किया है. अकॉर्डिंग टू हिम स्किल लर्निंग पासिस थ्रू 3 फेजेस, कॉग्निटिव, एसोसिएटिव, ऑटोनॉमस. ठीक है, और एग्जैक्टली इन स्टेजेस से मैं भी गुजरा हूँ, तो आप भी गुजरे होंगे. ठीक है, ईच फेज और स्टेज ऑफ स्किल लर्निंग इन्वॉल्व्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटल प्रोसेस. In the cognitive phase of skill learning, the learner has to understand and memorize the instructions and also understand how the task has to be performed. जैसे अभी ना कभी आप गाड़ी चलाना सीखोगे ना, तो जो आपका जो आपको सिखाता है वो क्या बोलता है, ये देखो गाड़ी है, ये स्टीयरिंग है, ये गियर है, नीचे आपको ABC सिखाता है, एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच, इस तरीके से वो आपको सारी चीज़ें बता रहा होता है. तो ये कॉग्निटिव फेज है. आपको गाड़ी ऐसे स्टार्ट करनी है, न्यूट्रल पे चेक करके गियर, फिर आपको जो है गियर क्लच दबाना है, फिर पहला गियर लगाना है, फिर सामने देखना है, स्टीयरिंग पकड़ के धीरे धीरे क्लच छोड़ना है. उस टाइम पे बंद हो जाएगी गाड़ी, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे क्लच छोड़ते हो भाई साहब, कहाँ छोड़ना है. और साथ के साथ आपको पैरेलली जो है आपको रेस दबानी पड़ती है, ठीक है, तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी. तो फिर जो है थोड़ा सा कॉग्निटिव डिमांड आपकी ज़्यादा जाती है. तो इस टाइप पे इंस्ट्रक्शंस लेते हो आप, ठीक है, कैसे करना है. इस फेज में हर एक आउटसाइड क्यू जो है, इंस्ट्रक्शनल डिमांड एंड वंस रिस्पॉन्स आउटकम हैव टू केप्ट अलाइव इन कॉन्शियस. तो आपको हर चीज़ दिमाग में रखना है. वो बोल रहा है गियर चेंज करो, उधर से बोला, अरे उधर से गाड़ी गई, अरे उधर से साइकिल वाले ने ओवरटेक कर लिया, अरे वो देखो क्या हो गया, अरे वो स्पीड ब्रेकर आया, अरे रेड लाइट आ गई, अरे ब्रेक मारो. तो ये चीज़ें वहाँ पे हो रही है. तो आपको ये सब ध्यान में रखना पड़ता है. सेकेंड फेज जो है वो एसोसिएटिव है. वे कहते हैं इन दिस फेज डिफरेंट सेंसरी इनपुट्स और स्टिमुलाई लिंक्ड विद अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज एज अ प्रैक्टिस इंक्रीज. जैसे आप जैसे एक दिन गाड़ी चलाए, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15, 20, 25, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर प्रैक्टिस जैसे बढ़ती रहेगी, आपके एरर कम हो जाएंगे, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी और टाइम टेकन कम हो जाएगा. विद कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस एररलेस परफॉर्मेंस बिगिन्स. Though the learner has to be attentive to all sensory inputs and maintain concentration on the task. Because आपको गाड़ी चलानी है, कहाँ ब्रेक मारनी है, साइड देखनी है, कौन ओवरटेक कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, आप किसको कर रहे हो, आपको सब चीज़ें देख के चलनी पड़ती हैं. And then the third phase, that is autonomous phase, begins. In this phase, 2 important changes take place in performance. Attentional demands of the associative phase decreases. तो आपकी attention नहीं रहती बिल्कुल भी, क्योंकि आप क्या, आप गाड़ी में बैठे हो, रिद्धि गई है, चाबी से सेंटर लॉकिंग है, टुई नहीं, अब सेंटर लॉकिंग बंद हो गया है, कीले सेंट्री दबाई और गाड़ी में बैठ गए और ये दिया पैडल और रेस और चलते बने सीधा, क्योंकि अब टेंशन नहीं है. पहले अरे कोई आ तो नहीं रहा है, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे गाड़ी चलाएंगे, फिर साइड देखेंगे, फिर इधर देखेंगे, फिर सामने देखेंगे, कभी कभी हम पीछे भी मुड़ के देख लेते हैं,
ठीक है, तो ऐसे यूजली लोग करते हैं। तो इस टाइम में अटेंशनल डिमांड में एसोसिएटिव फेस कम हो जाता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स से इंटरफेरेंस आपकी कम हो जाती है, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि आप परफेक्ट हो चुके हैं। एंड फाइनली स्किल्ड परफॉर्मेंस में आ जाती है ऑटोमेटिसिटी। ठीक है, तो चाहे वो रिद्धि है चाहे सिफत है, ऑटोमेटिक हो जाएगा आपके लिए। और जैसे बैठे स्टार्ट किया, गियर लगाया, चल रहा है, मार छलांगा पिंड में आ जा, नहीं तो झांझर में छड़का जा। ठीक है, सो विद मिनिमल डिमांड्स एंड कॉन्शियस एफर्ट। तो यहाँ पे चल रहा है, ये सब चल रहा होता है। ठीक है, पर चकदे फट्टे 90 किली, सुबह जलंधर शाम को दिल्ली। तो ये आप एक दिन में अप डाउन कर पाएंगे जब आपका स्किल एक्विजिशन हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये जो है स्किल एक्विजिशन में इन्होंने बताया है। ओके जी, और ये आपका 4 और 6 मार्कर, 4 मार्कर ही यूजली आता है, 6 मार्कर में नहीं आया हुआ। स्किल की डेफिनेशन आपसे अलग से पूछ लेते हैं ये। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है, कोई डाउट इसमें? रिद्धि क्लियर है आपको? ओके, सॉरी वो कॉल आ रहा था, तुम्हारी आवाज़ नहीं आई रिद्धि। ठीक है, सिफत तुम्हें क्लियर है? सिफत प्राज जी, सिफत हाँ जी सर। ठीक है, क्लियर है सिफत ये वाला टॉपिक? सर आपकी आवाज कट हो रही थी बहुत। अरे यार वो ना कॉल आ रहा था पीछे से, इसलिए। अच्छा। हाँ, तो मैंने लास्ट में ये बोला था कि ऑटोमेटिक हो जाता है जब स्किल सीख जाते हो। तो मैंने ये बोला था कि चकदे फट्टे 90 के लिए, सुबह जलंधर शाम को दिल्ली। तो ये आराम से आप कर पाओगे जब आप गाड़ी सीख जाओगे, एक दिन में अप डाउन कर लोगे। ठीक है, चलो ठीक है जी, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं फिर। ठीक है, सो हम लोग मिलेंगे अब, आज क्या है, थर्सडे, सीधा ट्यूसडे को, क्योंकि सैटरडे तो वैसे भी छुट्टी है और क्लास तो नहीं होती हमारी, तो हम सीधा ट्यूसडे को मिलते हैं। टिल द टाइम एन्जॉय योर वीकेंड विद इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। देश को हमारे आज़ादी मिली थी, ये सब हमें पढ़ने को मिलेगा अभी कुछ अगले सालों में। ठीक है, और फैमिली के साथ टाइम बिताइए एंड एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको वीडियो ये वाली भेज देता हूँ क्या? थैंक यू सिफर, थैंक यू दीदी, बाय।